जो वो स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है, टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल। लेकिन हाँ कुछ कंसेप्ट सीख जाओगे इससे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो नोट करना है इसको। और टाइमिंग्स ना कुछ टाइम के लिए शायद ऑड रहेंगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें अभी। और एक चीज और, जिन बच्चों ने नहीं सुनाया कन्वर्जेंस अभी भी, 11th वाले बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सुनाई है कन्वर्जेंस, स्पेशली क्या नाम है ये, रितिका ने और वंशिका ने, और बच्चे भी हैं, मतलब काफी बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से सुनाई है। कल तुम्हारी जो क्लास होगी सैटरडे की, किसी भी टाइम क्लास हो तुम्हारी, देखो जिस बच्चे ने नहीं सुनाया होगा मैं उसको एंट्री देकर फिर मैं फिर बाहर रिमूव कर दूंगा उसको ग्रुप से। इसलिए कल लास्ट 3:30 बजे तक का टाइम है, नहीं कर 3:30 के मे भी 3:30 से पहले क्लास हो जाए, कभी भी क्लास हो तुम्हारी, लेकिन उससे पहले कल मतलब कल तक तुम्हारे पास हर हालत में सुनाना है तुम्हें कन्वर्जेंस। नहीं सुनाओगे तो मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। तो कन्वर्जेंस जिसका नहीं हुआ है, सुधांशु ने आज सुनाई है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड, सुधांशु का काफी अच्छे तरह से सुनाई थी, जबकि परेशान था बहुत वो, और फिर भी बहुत अच्छे तरह से सुनाई है उससे। और 12th वाले बच्चों में कुणाल ने बहुत अच्छा सुनाया है। तो इसलिए तुम लोग अपना कन्वर्जेंस जरूर कर लो ढंग से, जिन बच्चों को मेरे को दिमाग में आ रहा है, तो कन्वर्जेंस वाला पार्ट जरूर सुना देना, नहीं तो मैं 12th वाले बच्चों को भी एंट्री नहीं दूंगा मैं, जिसने कन्वर्जेंस नहीं सुनाई मेरे को। तो ये पार्ट कर लेना जरूर। अच्छा अब नोट करना है इसमें जो टोटल एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की, ये हम यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे, फिजिक्स का टॉपिक है ये, क्लियर, फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर, तो इसलिए मिस नहीं करना इसको, नोट करना है इसमें। जैसे टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, टोटल एनर्जी क्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ तुम्हें, इंटरनल एनर्जी के अंदर किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी, जैसे एक मान लिया मैंने कोई कार मूव कर रही है, कोई भी कुछ भी है जो मूव कर रहा है, तो उस केस में टोटल एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेंगे मेनली, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, सिस्टम कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, ये बॉक्स मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कितने हाइट पे ये बॉक्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अंदर गैसेस प्रेजेंट है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर गैसेस प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे उसको, या फिर जी एच वाली एनर्जी होती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें दो तरह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक किसकी वजह से, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके अराउंड, और दूसरी होगी उसको क्या एमजीएच वाली एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल कह लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी हाइट पे है तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी। प्लस साथ में इसके बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी तुम्हें पता है कौन सी है, इंटरनल एनर्जी, जिसके साथ हम डील करेंगे, हम मानेंगे बाकी सारे ये वाली एनर्जीज क्या है, जीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है जिसकी वजह से ये एनर्जी जीरो होंगी। और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो अंदर एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, यानी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एनर्जीज होंगी वो होगी, वो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। और मेनली उसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम जो गैसेस स्टडी करेंगे वो कौन सी होंगी, आइडियल गैसेस। और आइडियल गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि आइडियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर गैस इंटर मॉलिक्यूल्स। और आइडियल गैसेस में क्या होता है, कोई अट्रैक्शन नहीं होती, सही ना, पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। बताया टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बॉक्स है, वेसल है जिसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो सिस्टम एज ए होल जब मूव करेगा, इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है, ये सिस्टम अगर एज ए होल मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम किसी हाइट पे प्रेजेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी होगी, यानी इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनर्जीज हैं, उसे बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो वो किसकी वजह से होगी, जैसे अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल की वजह से होगी, या फिर उनमें मूवमेंट होगी। मूवमेंट तीन तरीके की होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और तीसरा ट्रांसलेशनल रोटेशनल घूमने की वजह से, या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो ये इन तीनों की वजह से, जैसे जो इंटरनल एनर्जी है मेनली हम इसको स्टडी करेंगे, हम क्या मानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री में इसका लेने देना कम है, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे एक बार। इंटरनल एनर्जी जो है वो उसके अंदर कौन कौन सी मेनली एनर्जीज आएंगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और भी एनर्जीज आ सकती हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, उसको हम क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल। न्यूक्लियर, मैंने बताया ना तुम्हें, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वो सब हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, गैस मॉलिक्यूल्स की, और वो कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जीज हैं, वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ होती है, 3 एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, ये होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट जब होगा किसी भी एक्सिस के लॉन्ग तो वो होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक, उसकी वजह से क्या आएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये लो टेम्परेचर पे भी अवेलेबल होती है, ये लो टेम्परेचर पे भी अवेलेबल काम करेगी। उसके बाद सेकंड एनर्जी आई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होती है। मॉडरेट टेम्परेचर पे, हम मॉडरेट टेम्परेचर का केस ही लेते हैं, तो टोटल हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। रोटेशनल मींस जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है और रोटेट करेगा तो क्या कहते हैं, उससे आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने एग्जांपल ले लिया N2, डायटोमिक मॉलिक्यूल या लीनियर है, अब ये कौन कौन से एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है, बोलो कौन। एक तो देखो, ध्यान से देखना, ये 3 एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है। एक एक्सिस, जैसे अगर ये मान लो एक्स एक्सिस के अराउंड प्रेजेंट है, एक्स के अराउंड, तो ये वाई के अराउंड रोटेट कर लेगा। तुम एक सोच के देखो, तुम्हारे हाथ में एक N2 मॉलिक्यूल का एक पेन मान लो, एक कॉर्नर पे N है, दूसरे कॉर्नर पे भी N है। अब इस मॉलिक्यूल को हम कैसे कैसे घुमा सकते हैं, 3 एक्सिस के अराउंड। एक्स एक्सिस पे तो ये नहीं घूमेगा, एक्स एक्सिस पे घूमेगा भी तो अपनी एक्सिस के अराउंड ही घूमेगा, समझे कि नहीं है, एक्स एक्सिस पे तो ये अपनी एक्सिस के अराउंड ही घूमेगा, तो इसलिए उसकी वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो बहुत कम होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो बहुत कम होगी। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाते हो फॉर्मूला में, हाफ आई ओमेगा, आई क्या पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो हाफ आई, आई क्या होता है, आई भी पढ़ा है, आई होता है ना mr स्क्वायर। तो इसका जब अपनी एक्सिस के अराउंड घूमेगा तो जिस रेडियस के अराउंड ये घूम रहा है वो तो बहुत कम होगा, इसीलिए अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन नहीं माननी है, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन नहीं माननी है, ध्यान रखना। अब ये घूमेगा इस एक्सिस के अराउंड, ध्यान देंगे, वाई एक्सिस के अराउंड, ये वाई एक्सिस है ना, इसके अराउंड जब ऐसे घूमेगा तब तो तब इसके अराउंड तुम खुद सोच के देखो, एक्स तुमने पेन पकड़ा हुआ है, इसको वाई एक्सिस के अराउंड घुमाओ, तब इसका जो आर आएगा, ये रेडियस जो आएगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। तो अब ये मॉलिक्यूल कितने एक्सिस के राउंड घूम सकता है अगर लीनियर है तो, वाई एक्सिस के राउंड, और एक एक्सिस ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ आती हुई, एक एक्सिस तुम्हारी तरफ आती हुई है, समझ गए, तुम्हारी तरफ आती है एक्सिस, तो उधर घूमे उसके राउंड भी घूम सकता है। तो 2 एक्सिस के राउंड ये मॉलिक्यूल घूम सकता है, 2 एक्सिस के राउंड ये मॉलिक्यूल घूम सकता है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दो, मतलब कि 2 एक्सिस के राउंड होगी। अगर ये मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, अगर ये मॉलिक्यूल और अगर ये क्या कहते हैं मोनोटॉमिक होता, तब रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ना होती, तब तो नहीं घूम पाएगा ना ये। अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं होता तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, सिर्फ क्या होती है, ट्रांसलेशनल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। वाइब्रेशन, सोच के देखो, वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से, तो उसे बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये एप्लीकेबल होगा ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब बोलेंगे तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना। और इसके अंदर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों होता है इसके अंदर। तुम्हें तीनों मोशन का मीनिंग समझ आ गया, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना तो, अगर मान लो मॉलिक्यूल है तो उसका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है, अलोंग 3 एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, ये होगा। और रोटेशनल जो होगा इसका, वो तीनों एक्सिस के राउंड होगा, लेकिन अगर लीनियर है तो अपने ही एक्सिस के राउंड उसका रोटेशन नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत छोटी वैल्यू होगी, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो 2 एक्सिस के राउंड उसका रोटेशन होगा, एक वाई एक्सिस के राउंड और एक जेड एक्सिस के राउंड रोटेशन होगा, 2 एक्सिस के राउंड रोटेशन होगा। और वाइब्रेशनल जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है वो सारी वाइब्रेशनल होगी, इसको हम इंक्लूड तभी करेंगे जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ट्रांसलेशनल इंक्लूडेड एट ऑल टेम्परेचर, रोटेशनल
एट मॉडरेट टेम्परेचर। इसलिए जब भी मैं तुमसे कहूंगा टोटल एनर्जी निकालने को, टोटल एनर्जी हमेशा तुम किसके इक्वल लोगे? इंटरनल एनर्जी के। और इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है तुम्हें पता है? काइनेटिक एनर्जी के। ये चीज माननी है तुम्हें, समझिए कि नहीं? ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है सारा, ये चीज तुम्हें लेनी है हमेशा। टोटल एनर्जी टू, ये भूलना नहीं लाइन, टोटल एनर्जी इज टू इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक में भी कौन सी लेनी है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। समझ गया कि नहीं? है अब एक बार सर। इसको, हाँ ये चीज अगर तो समझ आ गई, फिजिक्स का टॉपिक है सारा समझ आ गया है, तो दिमाग में ये बिठा लो एक चीज, इस चीज को कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी भी। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, ये चीज भूलनी नहीं है बिल्कुल। टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। पहले तो मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इनका मीनिंग समझ आ गया है 11 साल बच्चों को? इसका मीनिंग बिल्कुल ढंग से समझ आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, सही ना? तो अब ये इस तरह से अब इनका मोशन जो होगा ध्यान देंगे। अब इसका अच्छा एक ना एक क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ अभी तुम्हें, तो मेरा एक क्वेश्चन बताना, मैंने काफी बच्चों से पूछा और बच्चे ना गलत आंसर कर रहे हैं इसका, मतलब जो अच्छे पास आउट बच्चे हैं उन्होंने भी गलत आंसर किया है। एक बार सोचेंगे क्वेश्चन इसको। क्वेश्चन है कि जो फाइनल रिवर्सिबल, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा होगा या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा होगा? रिवर्सिबल कंप्रेशन में ज्यादा होगा या इरिवर्सिबल कंप्रेशन में ज्यादा होगा? सोच करके प्रॉपर आंसर देंगे, एक बार देखते हैं इसका सही निकलता है। फाइनल टेम्परेचर कब कब ज्यादा हुआ, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, रिवर्सिबल कंप्रेशन में कि इरिवर्सिबल कंप्रेशन में? एक बार ट्राई करेंगे। निकाल लिया? निकाल लिया सबने कि नहीं? है नहीं? देखो फाइनल टेम्परेचर जो ज्यादा होगा, चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो, हाँ सही कुणाल, चाहे रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का T2 जो होगा ये वो ग्रेटर होगा T2 इरिवर्सिबल, विल बी ग्रेटर देन T2 T फाइनल, यानी T फाइनल रिवर्सिबल दोनों केस में। T फाइनल कह लो या T2 कह लो, T2 रिवर्सिबल दोनों केस में, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल के अंदर ज्यादा होगा। फाइनल टेम्परेचर जो है इरिवर्सिबल के अंदर ज्यादा होगा।
कैसे अगर निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू होगा, चाहे वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, सही ना, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, एडियाबैटिक मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस बोला था ना, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, ये वर्ड मैंने मिस किया था शायद, एडियाबैटिक के अंदर है ये, एडियाबैटिक के अंदर डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा। डेल्टा ई क्या आएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो क्या हो गया जीरो, डेल्टा ई आ गया डब्ल्यू के इक्वल। अब हमें पता है कि डब्ल्यू रिवर्सिबल एक्सपेंशन वो हमेशा बड़ा होता है डब्ल्यू इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से, और डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया है, डेल्टा ई के। डेल्टा ई क्या होता है, एनसीवीडीटी, एनसीवीडीटी, तो एनसीवीडीटी, और ये होगा नेगेटिव रिवर्सिबल के लिए सपोज, और एनसीवीडीटी ही होगा इरिवर्सिबल के लिए, ये भी होगा नेगेटिव इरिवर्सिबल। अब एनसीवीडीटी की वैल्यू एक मान लो ये बड़ा है, दिस रिवर्सिबल वाले में ज्यादा वैल्यू होगी, तो ये मैंने मान ली वैल्यू है -100, ये वैल्यू मान ली -50। अब एक में एनसीवी तो दोनों में कांस्टेंट है, एक में dt आया -100 रिवर्सिबल वाले में, और एक में आया -50, किसमें ज्यादा डिक्रीज हुआ, T2 - T1, तो T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, T1 -100, तो नेचुरल सी बात है T2 ज्यादा कम हो जाएगा रिवर्सिबल के अंदर, इसलिए फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल का, फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा। फाइनल टेम्परेचर ऐसे ही तुम कंप्रेशन के लिए निकालोगे तो वर्क डन रिवर्सिबल कंप्रेशन कम होता है वर्क डन इरिवर्सिबल कंप्रेशन से, तो उसमें लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी निकाल लेना। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में चाहे वो कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा आता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से कर लेना। चलो मेन हम जो टॉपिक कर रहे थे वो देखेंगे एक बार, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो अब एक बार ये देखेंगे, टोटल एनर्जी मैंने तुम्हें बता दिया काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, विच इज आल्सो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी इसके इक्वल होती है। अब ऐसा माना गया है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो इक्वी पार्टीशन रूल है कि जो एनर्जी होती है पार्टिकल की, एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो इक्वली डिवाइड होती है अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ मोशन। जैसे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी है, तो उसको हमने तीनों डायरेक्शन में एक जैसा माना हुआ है, तीनों डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे एक जैसा माना हुआ है। यही है इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल, सही ना, इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल। कि एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डिवाइडेड इक्वली among different modes of motion, energy of a particle is divided equally among different modes of motion। समझे कि नहीं, मतलब जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर जगह हमने इक्वली मान रखा है इसको, तो यही एनर्जी डिवाइडेड इक्वली, तुम लोग पूरा लिख लेना, एनर्जी डिवाइडेड इक्वली among different modes of motion। एग्जांपल दिया मैंने, जैसे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तीनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये है हमारा इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल। और एक होता है, नेक्स्ट टर्म होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डीओएफ से डिनोट करेंगे इसको, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये क्या है, जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू कंप्लीटली स्पेसिफाई, टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे ये है ना, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सप्लेन करता है इसके डीएफ को, इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करेगा। एग्जांपल दूंगा तब और क्लियर होगा, अभी सिर्फ नोट कर लेना इसको। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to specify the behavior of a particle, required to specify the behavior of a particle is called as its degree of freedom, is called as its degree of freedom। बुक्स में इसका एफ से सिंबल भी नोट कर रखा है, एफ से, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहां से मैथमेटिकल टर्म्स जो मैं बताऊंगा आप पे, अगर n एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, फॉर n एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, इसमें से तीन रोटेशन का होंगे, इसके फॉर n एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टोटल DOF होगा 3n, ये ध्यान रखना है। टोटल, यहां से ध्यान से सुनना बिल्कुल, टोटल DOF कितना होगा, 3n।
टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 3n, इसमें से 3n को डिवाइड करेंगे 3t होंगे, 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 2 रोटेशनल इफ मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड 3 रोटेशनल if molecule is non-linear. If molecule is non-linear, तो ये ध्यान रखना, 2 रोटेशनल इफ मॉलिक्यूल इज लीनियर, 3 रोटेशनल इफ मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर। ये मैंने तुम्हें समझा दिया अभी। अगर लीनियर था, जैसे मैंने N2 का एग्जांपल लिया था, N2 का रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड नहीं होगा, लेकिन अगर ये जैसे साइक्लोप्रोपेन टाइप का होता या एमोनिया टाइप का होता, उसके नॉन लीनियर होता यानी, तो उस केस में इसके 3 रोटेशन होते। उस केस में इसके कितने रोटेशन होंगे? 3 रोटेशन, 3t होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 ट्रांसलेशन होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 2 रोटेशनल होंगे अगर मॉलिक्यूल लीनियर, 3 रोटेशनल होंगे अगर मॉलिक्यूल क्या है? नॉन लीनियर, और तीसरा रेस्ट जो होंगे वो वाइब्रेशनल होंगे। रेस्ट विल बी वाइब्रेशनल, जो बचे हुए होंगे, रेस्ट ऑल विल बी वाइब्रेशनल। क्लियर? रेस्ट ऑल विल बी वाइब्रेशनल। और जो भी ट्रांसलेशनल डीओएफ है, जो भी ट्रांसलेशनल डीओएफ है या रोटेशनल डीओएफ है, जो भी ट्रांसलेशनल डीओएफ है या रोटेशनल डीओएफ है, उसके अंदर हाफ आरटी एनर्जी होती है। दिमाग में रखना, हाफ आरटी एनर्जी होगी पर मोल, हाफ आरटी एनर्जी। नोट कर लेना ये। ईच ट्रांसलेशनल, ये आया कहां से है? तुमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिराइव की थी ना, हालांकि डेरिवेशन करनी नहीं है इसकी, ना फिजिक्स में भी डेरिवेशन नहीं है इसकी। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली तुमने 3/2 kT, याद होगा सबको ये स्टेट्स ऑफ मैटर में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली तुम लोगों ने 3/2 kT, ये निकाली थी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3/2 kT। तो इसमें से 3/2 R/N/T लिखी, R/N यहाँ पे लिख दिया। अब एक मॉलिक्यूल के लिए n क्या हो गया? 1, तो 3/2 RT आ गया। ये तीनों एक्सिस के राउंड, 3 क्या है? तीनों एक्सिस के राउंड, इसलिए मैंने बोला हाफ RT लिखना। हाफ RT आ जाएगा इससे कि नहीं? हाफ RT, हाफ RT, हाफ RT, क्या बनेगा? 3/2 RT फॉर वन मॉलिक्यूल। मैंने बोला ईच, ये 3 ट्रांसलेशन है ना, एक ट्रांसलेशनल डीओएफ जो है वो होता है हाफ RT, हाफ RT एनर्जी देगा, हाफ RT एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक ट्रांसलेशन के अंदर, एक ट्रांसलेशन के अंदर हाफ RT एनर्जी होगी, तो 3 ट्रांसलेशन में कितनी हो जाएगी? 3/2 RT। ऐसे ही ये लाइन लिख देना एक बार आगे, ताकि तुम यूज कर सको उसको। ईच ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डीओएफ कंट्रीब्यूट्स हाफ RT, कंट्रीब्यूट्स हाफ RT एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हाफ RT एनर्जी पर मॉलिक्यूल, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो चाहे वो रोटेशनल हो, वो हाफ RT एनर्जी देता है। बट ईच वाइब्रेशनल डीओएफ कंट्रीब्यूट्स RT, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है, तो इसलिए इसके अंदर हाफ RT प्लस हाफ RT यानी RT आएगा। बस ये लाइन याद रखना, जितने क्वेश्चन है सब हो जाएंगे। जो भी एनर्जी है अगर ट्रांसलेशनल है तो वो हाफ RT होती है एक के लिए, रोटेशनल है तो वो भी हाफ RT, लेकिन वाइब्रेशनल क्या होती है? RT। वाइब्रेशनल के अंदर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होती है, तो वो होती है RT। वो कितनी होगी? RT। ये ध्यान रखना बस इसके अंदर। तो अब नोट करेंगे इसमें। अब जैसे मेरे को निकालना है, मैं एक एक स्टेप करके ले रहा हूं यहां से। अब मैं जैसे अगर मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है, एटम है सॉरी, मोनोटोमिक है कोई भी एटम, जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें सबको पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? मोनोटोमिक। ये सब मोनोटोमिक है। तो इसमें मैंने तुमसे बोला इनका निकालो। इसके लिए क्या क्या निकालना है तुम्हें? ध्यान देंगे। इसके लिए क्या निकालना है तुम्हें? इसके लिए सपोज निकालना है तुम्हें टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैसेस हैं सब ये, इंटरनल एनर्जी,
CV, CP और गामा, ये सब चीजें निकालनी है। कुछ भी चीज पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, CV, CP, गामा एट मॉडरेट टेम्परेचर। कुछ मेंशन नहीं किया तो दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या निकालोगे? एट मॉडरेट टेम्परेचर। कुछ मेंशन नहीं किया है तो निकालोगे एट मॉडरेट टेम्परेचर। मैं एक एग्जांपल लेके निकाल रहा हूँ। मोनोटॉमिक गैस कोई भी ले लो, मान लो मैंने हीलियम ले लिया। हीलियम ले लिया तो हीलियम के अंदर एक एटम है, तो इसका टोटल कितना होगा? DOF। टोटल DOF कितना आएगा बोलो? एक एटम है ना ये, तो एन क्या था? 3n था। मैंने लिखवाया ना वो पीछे, देखो 3n यानी 3 आ गया। ये देखो पीछे एक बार, एक मिनट, ये लिखवाया ना 3n। टोटल DOF क्या होता है? हमेशा n एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक में तो एक ही एटम होगा। मोनोटॉमिक में तो क्या होगा? एक ही एटम होगा, तो क्या आएगा वो? n की वैल्यू 1। एक एटम तो n की वैल्यू 1, 3 आ गया। आउट ऑफ दिस 3 T होगा। R तो हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हें बताया भी था। अगर सिंगल एटम है तो उसके अपने एक्सिस के राउंड ही रोटेशन होगा, तो इसे कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि वो वैल्यू बहुत कम देगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो 3T है इसके पास। 3 क्या है? इसका ब्रेकेज क्या होगा? ओनली 3T, 0R, और V तो हमने लेना ही नहीं है, 0V। जीरो वाइब्रेशनल, जीरो रोटेशनल, जीरो रोटेशनल, जीरो वाइब्रेशनल। अब 3T आ गया। 3T आ गया तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? बोलो, टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी इज T इक्वल by टू 2 इंटरनल RT. एनर्जी। हाँ, एक के लिए हाफ RT थी, 3T के लिए 3। ये पूरा लिखा हम लोग, टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। एक के लिए हाफ RT, 3 के लिए 3/2 RT। 3 के लिए क्या आएगा? 3/2 RT। अब CV क्या होता है? सबको पता ही है। CV इज DE/dt। CV क्या होता है? DE/dt। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 3/2R। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2R। क्लियर? 3/2R आ जाएगा। 3/2R। CP क्या हो जाएगा? 5/2R। हाँ, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। 3/2R प्लस R, 5/2R। और गामा कितना आ जाएगा? पॉइजन्स रेशियो 5/3। डिवाइड कर देंगे दोनों को, 5/3 यानी 1.67। समझ आया कि नहीं? है नहीं समझ आया ये? समझ आ गया कि नहीं? Yes sir. हाँ, तो इसको कर लेना ढंग से। अब तुम निकालोगे, मैंने मोनोटॉमिक के लिए निकलवा दिया है। अब तुम निकालोगे डायटोमिक के लिए। मैंने डायटोमिक कोई भी लो, जैसे O2, N2, F2, कोई भी गैसेस, Cl2, ये डायटोमिक गैसेस हैं। ये क्या है? डायटोमिक गैसेस। CO, NO, समझ गए कि नहीं? ये क्या है? ऑल दीज आर डायटोमिक गैसेस। तो अब तुम्हें निकालना है इसके लिए सेम चीज, किसी भी गैस को लेकर, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और CV, CP और गामा। निकालो जल्दी से। एक बार एक बार मॉडरेट टेम्परेचर पे और एक बार हाई टेम्परेचर पे। जल्दी से निकालेंगे वो।
चलो सबने निकाल लिए, ध्यान देंगे इधर। सबने आंसर सबको पता है इसका? हाई टेम्परेचर पे बस आंसर जो निकालना ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा। देखो इधर O2 लिया मैंने, अगर O2 में टोटल डी ऑफ कितना होगा? कोई भी एग्जांपल ले लो, सब में डी ऑफ यही होगा, 6 किसी के लिए भी आता क्वेश्चन। टोटल डी ऑफ कितना होगा? 6। 3 इंटू 2, 2 आइटम है इसके अंदर, 3n होता है, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, सही ना? टोटल डी ऑफ कितना आ गया? 6। टोटल डी ऑफ आ गया इसका 6। तो इसमें से 6 में से 3 तो क्या होगा? T। 2 क्या होगा? R, क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर है, ये सब लीनियर है, O डबल बॉन्ड O लीनियर फॉर्म में। 3T होगा, 2R होगा, और ये क्या होगा? वाइब्रेशनल क्या होगा? 1 होगा, लेकिन हम उसको लेंगे नहीं। ये कब इंक्लूड होगा? ओनली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। ओनली एट हाई टेम्परेचर दिस विल बी इंक्लूडेड। और वो कंट्रीब्यूट कितना करेगा? RT, ये पीछे लिखवाया हुआ है। तो अब देखो उधर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी है ना? क्योंकि आइडियल गैसेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी काउंट होती है। तो क्या आएगा? पीछे भी लिख देना, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होगा 3/2 RT, ये ट्रांसलेशन की वजह से, और 2/2 RT यानी RT किसकी वजह से? रोटेशनल की वजह से। वाइब्रेशन नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो यहां से आ गया इंटरनल एनर्जी आ जाएगी एक तरह से 5/2 RT। CV क्या आ जाएगा यहां से? अब कितना आ जाएगा? 5/2R। CP कितना आ जाएगा? CV प्लस 7/2 R, 7/2 7/2R। और गामा कितना आ जाएगा? 7/4 1.4 CP/CV 7/5 यानी 1.4। ये चीज थी ना। अब ये तो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ पहले भी, ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए वैल्यूज। अब अगर मैं बोलता हूँ इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाई टेम्परेचर पे क्या होगी इन सबकी वैल्यूज? हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे इन सबकी वैल्यूज क्या होंगी? बोलो, हाई टेम्परेचर पे क्या वैल्यूज होंगी? सर ऐड कर देंगे वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। बस एक सही आ RT रहा को है। add 7/2 7/2 RT 7/2 RT। हाँ, यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा? 5/2 RT प्लस RT। यहाँ ये आ जाएगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, प्लस RT और आ जाएगा हाई टेम्परेचर पे, प्लस RT हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 RT, ये हो जाएगा 9/2 RT। तो आंसर आ गया 9/7। आगे समझ के नहीं ये? यस सर। चलो अब नेक्स्ट निकालेंगे जरा। जल्दी से निकालना। CO2 मॉलिक्यूल के लिए, N2O के लिए निकालो जल्दी से, CO2 के लिए और N2O के लिए। CO2 N2O, ये एक मिनट, खुशी एक बार कन्वर्जन सुना दो मेरे को। आलेख का, अच्छा आलेख ने सुनाना है अभी। अखिलेश, बिंदिया, गुल, सर मैं कल सुना दूंगा सैटरडे को। अच्छा और मल्लिका, प्रथम, आरबी, आरबी कौन है ये? आरबी ऋषि, ऋतिका, सम्यक ने सुना दिया क्या? सम्यक,
सर बस 10 कन्वर्जन्स रहती हैं याद करनी, मैं आपको सुना अच्छा। दूंगा। और सही है। चलो जिसने नहीं सुनाया मेरे को जरूर सुना देना कन्वर्जेंस। सिया, विधि अग्रवाल ने भी नहीं सुनाया शायद। विधि तुमने भी नहीं थोड़ी सुनाया। सी विधि बची है। हाँ तो बस ये ध्यान रखना इसी का, सब बच्चे सुना रहे हैं एक एक करके, तुम लोग सब सुना दिया करो जल्दी, कन्वर्जेंस मत पीछे करो, बहुत दिन हो गए तुम्हें दिया हुआ होमवर्क। चलो निकाला किसी ने ये CO2 और N2O के लिए? यस सर। इसका सेम आया है डायटोमिक की तरह कि नहीं? सर अगर मॉडरेट टेम्परेचर है तो सेम आएगा CO2 के लिए, हाँ और अगर अलग हाई टेम्परेचर है तो अलग आ जाएगा। हाँ, हाई टेम्परेचर पे लगाएगा, मॉडरेट पे सेम आएगा, मॉडरेट पे सेम आएगा। CO2 है ना इसमें, टोटल DOF कितना आएगा? 9। 3 × 3, 3 एटम है, 9। इसमें से 3T होगा, 2R होगा। अभी आगे बता रहा हूँ दोबारा तुम्हें। 3T होगा, 2R होगा, और बाकी 4 वाइब्रेशनल होगा। 3T 2R 4 वाइब्रेशनल।